दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद DSLG में। साथियों, आज के इस वीडियो में 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की प्रकरण और 6800 कोर्ट आर्डर अपडेट से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट के साथ साथ आज की प्रमुख खबरों को आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो से आपको आगे की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बजट को लेकर के आज की महत्वपूर्ण खबर। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 23-24 के लिए आज उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट प्रस्तुत किया जाएगा। इस बजट से युवाओं को काफ़ी उम्मीदें हैं। देखना यह है कि सरकार कितना खरा उतरती है युवाओं की उम्मीदों पर, क्योंकि इस बजट से युवाओं को उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, LT ग्रेड शिक्षक भर्ती और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के काफ़ी उम्मीदें हैं। और आज के बजट से सब कुछ स्पष्ट होने वाला है कि इस बजट में युवाओं को क्या मिलने वाला है और क्या नहीं मिलने वाला है। आज के बजट से ही स्पष्ट हो जाएगा कि 2023 में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा या नहीं जारी होगा, और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कब तक पूरा कर लिया जाएगा, और उसके बाद LT ग्रेड शिक्षक भर्ती, UP TGT PGT शिक्षक भर्ती की परीक्षाओं से संबंधित सारी बातें आज ही के बजट से क्लियर होने वाली हैं। क्योंकि आपको बता दें, आज के बजट में शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को मंजूरी मिलने के बाद, यानी उसके लिए धन आवंटन के बाद में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के मूर्त रूप में आने की प्रक्रिया पूरी होने की चांसेस पूरे हो जाएंगे। और आप सभी लोग जानते हैं, जब तक नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन नहीं हो जाता है, तब तक उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन और नई LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन और साथ साथ UP TGT PGT 2022 की भर्ती परीक्षा की उम्मीदों का सहारा करना बिल्कुल व्यर्थ माना जाएगा। तो आज के बजट से देखना यह है कि यूपी का सबसे बड़ा बजट युवाओं के लिए कितना बड़ा साबित होता है। जो भी अपडेट होगी बजट प्रस्तुत होने के बाद, इसका रेफरेंस निकलकर जो भी सामने आएगा, आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज के बजट से युवाओं के लिए कम से कम नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के सकारात्मक रिजल्ट निकलकर सामने आएगा। तो ये थे उत्तर प्रदेश के बजट से बड़ी बात, जिसमें युवाओं को उम्मीदें हैं और उम्मीद करते हैं कि चुनावी साल है और सरकार की तरफ से बजट में युवाओं को खासा ध्यान में रखते हुए घोषणाएं की जाएंगी। अब देखना यह है कि आज के बजट के बाद युवाओं को क्या मिलता है, केवल खोखले वादे या कुछ मूर्त रूप में होने वाली वादे। जो भी अपडेट होगी इससे जुड़ी हुई आगे आपको इसी चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ, जो शिक्षा मित्रों के वेतन से संबंधित है। आप सभी लोग जानते हैं, शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षकों के बराबर वेतन मांग को लेकर के लगातार महासम्मेलन में भी बात उठाई गई है शिक्षा मित्रों के संगठन के द्वारा, और उसके पहले भी लगातार इस तरीके की मांगें उठाई जाती रही हैं कि शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षकों के समान वेतन दिया जाए। आप सहायक शिक्षकों के समान वेतन की मांग पर जवाब तलब कर लिया गया है। और क्या है प्रकरण, तो पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक की भांति वेतन दिए जाने की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र तथा राज्य सरकार से 1 महीने में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पांड्या ने वाराणसी के जितेंद्र कुमार भारती की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापकों के देय न्यूनतम वेतन का भुगतान करने के लिए समादेश जारी करने की मांग की है। याची की तरफ से अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी ने बहस की, कहा कि याची 2005 से कार्यरत है। शिक्षा मित्र भी सहायक अध्यापकों के बराबर काम कर रहे हैं। समान कार्य समान वेतन के सिद्धांत के तहत उन्हें प्राइमरी स्कूलों के सहायक अध्यापकों के बराबर वेतन पाने का अधिकार है। ऐसा नहीं करना उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है। अनुच्छेद 14, 16, 21, 23 व 39D का उल्लंघन है। प्रकरण में अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होगी। शिक्षा मित्रों की यह मांग पुरानी है कि उन्हें भी सहायक शिक्षकों के भांति वेतन दिया जाए। अभी शिक्षा मित्रों को महीने में 10,000 रुपये का मानदेय दिया जा रहा है। बीते दिनों शिक्षा मित्रों ने लखनऊ में महासम्मेलन कर अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन भी किया था। अब क्या है मामला, इसको समझ लेते हैं। ब्रजेश सिंह को त्रिभुवन की अर्जी में बनाया पक्षकार, नोटिस। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है MLC ब्रजेश सिंह को त्रिभुवन सिंह की अर्जी में पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी किया। माफिया मुख्तार अंसारी की शिकायत पर MP MLA स्पेशल कोर्ट गाजीपुर में ब्रजेश सिंह व अन्य अभियुक्तों के खिलाफ चल रहे आपराधिक केस को निष्पक्ष ट्रायल के लिए अन्य जगह स्थानांतरित के लिए अर्जी दाखिल की गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति DK सिंह ने त्रिभुवन सिंह की अर्जी की सुनवाई पर करते हुए दिया है। सुनवाई 3 मार्च को होनी है। हालांकि जो यहाँ से खबर है आप सभी के लिए, वो है सहायक शिक्षकों के समान वेतन की मांगों को लेकर के हाईकोर्ट की तरफ से जवाब तलब कर लिया गया है शिक्षा मित्रों के मामले में। अब देखना है आगे जो सुनवाई 5 अप्रैल को लगी है वहां पर क्या जवाब तलब किया जाता है। क्या शिक्षा मित्रों की जो मांग है सहायक अध्यापकों के समान वेतन की, उसे पूरा करने का आदेश निर्गत किया जाएगा या आगे कोई और इसमें एक्शन लिया जाएगा सरकार की तरफ से। इसमें वेतन वृद्धि को लेकर के जो भी अपडेट होगी शिक्षा मित्रों से जुड़ी हुई ऑथेंटिक रूप से आएगी, आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से शेयर करेंगे। अब मूव करते हैं आज की अगली प्रमुख खबर की तरफ।
अब आज की अगली प्रमुख खबर के बारे में डिस्कस करते हैं आप सभी के साथ। अगली प्रमुख है, पदोन्नति के बाद शुरू होगी शिक्षकों की जिले के अंदर तबादला प्रक्रिया। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विद्यालय हैं उनके अंतर्गत पदोन्नति की प्रक्रिया की लिस्ट जो है 20 फरवरी तक एनआईसी के ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध करनी होनी थी, लेकिन उसके लिए शासनादेश जारी करते हुए इसे 27 फरवरी कर दिया गया था। और लेकिन अंतिम कार्रवाई की प्रक्रिया जो है अब 30 अप्रैल तक ही पूरी करने का निर्देश दिया गया है। थोड़ा इस खबर को जान लेते हैं विस्तार से। पदोन्नति के बाद शुरू होगी शिक्षकों की जिले के अंदर तबादला प्रक्रिया। परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के जिले के अंदर तबादला प्रक्रिया अब उनकी पदोन्नति की प्रक्रिया के बाद शुरू होगी। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार 20 फरवरी से उसके लिए एनआईसी द्वारा ट्रांसफर पोर्टल की शुरुआत होनी थी, लेकिन अभी इसकी प्रक्रिया नहीं शुरू हुई। शासन की ओर से 14 जनवरी को एक आदेश जारी कर कहा गया था कि परिषद के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय को शिक्षकों की सत्र 2022-23 की जिले के अंदर स्थानांतरण या समायोजन की प्रक्रिया की जानी। इसके लिए विस्तृत समय सारणी व दिशा निर्देश जारी करते हुए 20 फरवरी से प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई थी। वहीं इससे पहले विभाग के ही एक अन्य आदेश में परिषद के जूनियर बेसिक विद्यालयों में शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी कर अनंतिम ज्येष्ठा सूची 20 फरवरी तक प्रकाशित करनी थी, किंतु यह तिथि बीतने के बाद भी इससे जुड़ी प्रक्रिया नहीं की जा सकी है पूरी। और इसी क्रम में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल की ओर से जारी प्रपत्र में कहा गया कई बीएसए द्वारा इस बारे में पूछताछ की जा रही है। इसे देखते हुए ज्येष्ठा सूची तैयार करने के लिए विस्तृत निर्देश दोबारा जारी किए गए हैं। ऐसे में अंतिम ज्येष्ठा सूची को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी एनआईसी द्वारा तैयार पोर्टल पर प्रकाशित करने की तिथि 20 की जगह 27 फरवरी तक बढ़ा दी गई, लेकिन इनका जो पदोन्नति की प्रक्रिया है वो 30 अप्रैल तक हर हाल में बेसिक शिक्षा विभाग को कंप्लीट करनी है। तो ये थी पदोन्नति से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट। अब मूव करेंगे आज की अगली प्रमुख खबर की तरफ। आज की अगली प्रमुख खबर निकल करके आ रही है केबीएस टीजीटी पीजीटी की तरफ से। तो आप सभी लोगों को बता दें कि केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा केबीएस भर्ती 2022 विज्ञापन संख्या 15/2022 में टीजीटी की आंसर की जारी कर दिया गया है। परीक्षार्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करके आंसर की तथा रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर सकते हैं और गलत प्रश्न पर उत्तर पर ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। दी गई जो साइट है इसी पे आपको चेक करना है आंसर की, और आपको इसी के माध्यम से आगे इसमें अगर किसी भी प्रश्न को चैलेंज करना है तो चैलेंज कर सकते हैं। केबीएस में टीजीटी के लिए जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी वो सभी लोग अपने जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आंसर की चेक कर सकते हैं, और जिस प्रश्न पे उन्हें आपत्ति है उसके लिए जाकर के निर्धारित प्रारूप में और निर्धारित शुल्क के साथ आप लोग अपने प्रश्नों को एक वैलिड एविडेंट के साथ चैलेंज कर सकते हैं। तो ये थी केबीएस टीजीटी आंसर की से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। अब मूव करेंगे अगली प्रमुख खबर की तरफ। आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ मूव कर लेते हैं जो निकल करके आ रही यूपी SSC की तरफ से मार्च से शुरू होंगी 7000 पदों पर भर्तियां। क्या है खबर, जान लेते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मार्च से नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू करेगा। इनमें 7000 से अधिक पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन लिए जाएंगे। आयोग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी। भर्तियों के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीटी 2022 उत्तीर्ण कर चुके अभ्यर्थी पात्र माने जाएंगे। इसमें कनिष्ठ सहायक के 5000 पदों पर भर्तियां। आयोग की सबसे बड़ी भर्ती कनिष्ठ सहायक के करीब 5000 पदों पर करेगा। इनमें सिंचाई विभाग व राजस्व परिषद के 1000 पद हैं। ICDS के करीब 800 पद बताए जा रहे हैं। इसके अलावा अन्य विभागों के पद हैं। आयोग ने विभागवार पदों का मिलान करा लिया है। जिन विभागों के प्रस्तावों में कुछ खामियां रह गई उसे दूर कराया जा रहा है। आयोग चाहता है कि कनिष्ठ आय के पदों पर सबसे पहले भर्तियां करते हुए विभागों को चयनितों के आवंटन की सूची भेज दी जाए। वहीं आपको बता दें ग्राम पंचायत अधिकारी के 1400 पद, ग्राम पंचायत अधिकारी के 1400 और गन्ना पर्यवेक्षक के करीब 900 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा। आयोग के पास 15000 से अधिक पदों पर भर्ती का अध्याचन यानी प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। इनका मिलान कराया जा रहा है। सामान्य योग्यता वाले पदों का विज्ञापन एक साथ निकाला जाएगा जिससे अभ्यर्थियों को बार बार आवेदन न करना पड़े। एक अधिक आवेदन पर अभ्यर्थियों के साथ आयोग को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। परिणाम कब जारी होंगे, तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसके साथ ही इन तैयारियों में भी जुटा हुआ है कि पुरानी भर्ती परीक्षाएं करते हुए उसका परिणाम जारी कर दिया जाए। परीक्षा परिणाम बनवाने का काम तेज करा दिया गया है। यानी अब उम्मीद की जा रही लेखपाल भर्ती परीक्षा जो 2022 में 8085 पदों के लिए आयोजित की गई थी उसका रिजल्ट आप सभी को यथाशीघ्र देखने को मिल सकता है। और इस मामले में लेखपाल भर्ती मामले में जो एक प्रश्न को लेकर के हाई कोर्ट की बेंच लखनऊ में है 23 तारीख को सुनवाई होनी है। लेकिन आपको बता दें जो केस स्टेटस यानी कॉज लिस्ट जारी की गई है हाई कोर्ट की तरफ से, उसमें अपना मामला जो है काफ़ी नीचे लगा हुआ है। तो उम्मीद की जा रही है कि 23 फरवरी को मामले की सुनवाई नहीं हो पाएगी और इसमें एक अगली डेट मिलनी तय मानी जा रही है। हालांकि जो भी अपडेट होगी कोर्ट सुनवाई के बाद कल वो आप सभी को चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग चैनल से जरूर जुड़ें। हर बार वीडियो नहीं आएगा, कभी कभी कम्युनिटी टैब पर भी महत्वपूर्ण जानकारी
जानकारी आपको पोस्ट करके दी जाती रहती है इसी चैनल के माध्यम से। तो ये थी यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से बड़ी अपडेट सभी अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि 7,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन मार्च माह में देखने को मिलेगा। तो जो भी अभ्यर्थी पीटी में सम्मिलित हुए थे 2022 में, वो सभी अपनी तैयारी पर फोकस करें, क्योंकि जल्दी आप सभी को यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से भर्तियों का तोहफा मिलने वाला है। तो ये थी आज की बड़ी खबर। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ, जो सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट खबर है इस वीडियो के 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई। साथियों अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर के प्रकरण से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो साथियों आप सभी लोगों को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती के आंसर के प्रकरण की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के कल विभाग की मीटिंग हुई। हालांकि विभाग की मीटिंग के बाद आंसर के प्रकरण वाले अभ्यर्थी जो है उनकी नियुक्ति के लिए न तो काउंसलिंग शेड्यूल, न ही कटाव पर कोई डिसीजन निकलकर सामने आया है। केवल जो इससे जुड़ी हुई कंटेम्प्ट याचिकाएं हाईकोर्ट में चल रही, उनमें जवाब किस तरीके से तलब किया जाएगा, इस मामले को लेकर के मीटिंग हुई और वहां पर विस्तृत चर्चा की गई। वहीं आपको बता दें कल आंसर के प्रकरण में कंटेम्प्ट याचिका पर सुनवाई हुई और वहां पर आपको बता दें जो अपडेट निकलकर कोर्ट सुनवाई से आ रहा है वो ये है कि सचिव साहब को तलब कर लिया गया है अगली सुनवाई पर, और अगली सुनवाई इस मामले में 20 मार्च को लगा दी गई है। तो आप सभी साथियों को बता दें आंसर के प्रकरण में अभी नियुक्ति प्रक्रिया में काफी विलंब आप सभी को देखने को मिलेगा, क्योंकि आप सभी लोगों ने कल की वीडियो में देखा था कि जिस तरीके से अधिकारी लेट लतीफी कर रहे हैं आंसर के प्रकरण में नियुक्ति प्रक्रिया देने को लेकर के, उससे स्पष्ट हो रहा है कि अभी फिलहाल में 69,000 शिक्षक भर्ती में किसी भी प्रकार की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के इरादे में नहीं है बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारी। हालांकि कोर्ट्स में भी उन्हें काफ़ी समय मिल चुका है, 20 मार्च लगभग 1 महीने के समथिंग का समय उनको मिल चुका है अगली सुनवाई पर जब सचिव साहब को जवाब तलब करना है। लेकिन उससे पहले उम्मीद की जा रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर के प्रकरण को लेकर के नियुक्ति प्रक्रिया पर सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से। वहीं इस मामले को लीड करने वाले सभी साथी जो रामजी मिश्रा हैं, बाकी अन्य उनके जो साथी हैं जिन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से जीत दर्ज की और नियुक्ति के लिए आदेश मिला है, उन सभी को उन लोगों ने कहा है अगर बेसिक शिक्षा विभाग लापरवाही इसी तरीके से बरतता रहा तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां भी कंटेम्प्ट याचिका दाखिल करेंगे अपनी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कराने के लिए। यानी हर तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर के प्रकरण की जो भी टीम है वो अपनी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कराने के लिए प्रयासरत है और उम्मीद की जा रही है कि उन सभी लोगों को इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद जो जीत मिली उसे नियुक्ति के रूप में यथाशीघ्र परिणित कराने में वो सभी साथी सफल होंगे। अब मूव कर लेते हैं 6800 से 1356 नियुक्ति प्रकरण में हाईकोर्ट आदेश को लेकर के क्या है महत्वपूर्ण अपडेट। साथियों आप सभी को बता दें परसों आप सभी लोग जानते हैं अमरेंद्र भाई की तरफ से हाईकोर्ट में जाकर के कोर्ट आर्डर डिलीवर डेट को लेकर के जानकारी प्राप्त की गई। हालांकि वहां से कोई फिक्स डेट नहीं निकल करके आई है कोर्ट आर्डर डिलीवर को लेकर के, लेकिन जो जानकारी वहां पर सीनियर एडवोकेट के माध्यम से निकल कर आई है वो ये है कि 6800 या 1356 वाले मामले में कोर्ट आर्डर होली से पहले आ जाएगा और होली के पहले 100% चांसेस है कि हाई कोर्ट में जो भी आर्डर रिजर्व है ओपी शुक्ला सर की बेंच में वो डिलीवर हो जाएगा। और उसके बाद आप सभी को बता दें अब एक्शन में आ चुके हैं अपने अमरेंद्र भाई, क्योंकि कोर्ट में जानकारी करने के बाद आर्डर डिलीवर डेट को लेकर के लगातार अधिकारियों से भी मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने कल लगातार मुलाकात के क्रम में सचिवालय में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा परिषद दीपक सर से मुलाकात की और उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर बात करी कि 6800 के आर्डर आने के उपरांत क्या होगा और आंसर के प्रकरण में क्या होगा और क्या चल रहा है और ईडब्ल्यूएस प्रकरण में सरकार की क्या राय है। इन सभी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई है सचिव बेसिक शिक्षा से अमरेंद्र भाई की तरफ से। हालांकि उन्होंने इसके बारे में कोई फुल डिटेल अभी नहीं शेयर किया है, जैसे उनकी तरफ से फुल डिटेल इस बारे में शेयर किया जाएगा आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से जरूर उस बारे में जानकारी दी जाएगी। उम्मीद की जा रही कि आंसर के प्रकरण हो या 6800 मामला हो या एनओसी मामला, इन सभी में जो भी नियुक्ति प्रक्रियाएं पूरी की जानी है वो 13156 में कोर्ट आर्डर आने के बाद ही पूरी की जाएंगी। और संभवतः बेसिक शिक्षा विभाग की मंशा के अनुरूप ये लग रहा है कि सारी नियुक्तियां एक साथ पूरी की जाने के इरादे से बेसिक शिक्षा विभाग लेट लतीफी कर रहा है। हालांकि अभी तक कट ऑफ का डिसीजन भी नहीं लिया जा सका, क्योंकि कट ऑफ तभी डिसाइड होगी जब आपको बता दें 13156 वाला मामला कोर्ट की तरफ से शार्ट आउट हो जाएगा। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण अपडेट। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों पर घोटाले को लेकर के बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही। तो आप सभी लोग वीडियो में बने रहें और देखते हैं क्या निकल करके आ रही आज की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा से आरक्षण घोटाला हुआ था जिसको लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के नाम से। इस घोटाले की हकीकत क्या है, जो जिसकी लड़ाई लड़ रहे थे पूरे छात्र, एक अपना संगठन एमआरसी नाम से संगठन बनाकर इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी उसमें से उनको कुछ सफलता मिली या यूं कहें वो कुछ सफलता ना के बराबर ही सफलता है। इसी बात को हम समझने के लिए जो संगठन के अध्यक्ष हैं
सुशील कश्यप जी, उनसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि पूरा का पूरा मामला क्या है, क्या था, कहां से इसकी शुरुआत हुई और किन किन पायदानों पर आरक्षण में घोटाला हुआ है और इसकी हकीकत क्या है, किस प्रकार सरकार ने मिलीभगत करके या फिर हेर फेर करके चीज़ों के साथ हस्तक्षेप करके आरक्षण का घोटाला किया है। सुशील जी, पहले तो स्वागत है आपका चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम ये समझना चाहेंगे कि ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था, इसमें क्या वास्तविकता है? देखिए, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब पहली बार 2017 में बनी तो इसने 18 में 69,000 शिक्षक भर्ती के पदों को 69,000 निकाला था। उसका एग्ज़ाम 6 जनवरी को करवा करके उसमें 4,10,000 कैंडिडेट अपीयर हुए। उसमें से 1,46,060 कैंडिडेट उसमें क्वालिफाई हुए। अब अपॉइंटमेंट इनको 69,000 को देना था, लेकिन इन्होंने किया क्या कि 1,46,060 जो क्वालिफाई कैंडिडेट थे सभी से डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस ले लिया और डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस ले करके इसने जो ओबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है 27% का, एससी को जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है 21% का, इसने ना दे करके ओबीसी को नियर अबाउट 16% और ओबीसी को 3.86% और एससी को 16% ही आरक्षण दिया। इस बात की हम लोग तहकीकात करते करते लगभग 2 साल हो गया कि ये कैसे संभव हुआ है, ये कैसे कर सकती है। जब इसने जो 69,000 की लिस्ट जारी की थी उसको हम लोगों ने एनालिसिस किया, एक एक कैंडिडेटों का फॉर्म निकाला, उनके क्वालिटी पॉइंट को सर्च किया। सर्च करने के बाद ये पता चला कि 69,000 में 50% रिजर्व, 50% अनरिजर्व की सीटें होती हैं। जो कैंडिडेट मेरिटोरियस होंगे उनको अनरिजर्व में जाना होगा, जो कैंडिडेट मेरिटोरियस नहीं होंगे, कम नंबर लाएंगे, उनको रिजर्व कैटेगरी में उनको ट्रीट करना होगा। लेकिन सरकार ने किया क्या कि एमआरसी का आर्डर लगाते हुए, और जो पहले तो हम समझना चाहेंगे एमआरसी क्या है। यह है मेरिटोरियस रिजर्व कैंडिडेट। ऐसे समझिए कि एक साधारण भाषा में एमआरसी वो है कि इसे हम और आप 2 लोग परीक्षा दे रहे हैं। आप 100 नंबर पा रहे हो, मैं 110 नंबर पा रहे हैं, तो जब आपसे प्रेफरेंस मांगा जाएगा कि आप किस ज़िले में अपॉइंटमेंट चाहते हो, हमने भी गोंडा मांगा, आपने भी गोंडा मांगा, सपोज दैट आपने भी फैजाबाद मांगा, हमने भी फैजाबाद मांगा, मांग दोनों लोग रहे हैं, लेकिन जिनके मार्क ज़्यादा हैं उनको प्रेफरेंस मिलेगा। तो उस हिसाब से जिनके मार्क ज़्यादा होंगे उनको अपॉइंटमेंट पहले उस ज़िले में, अगर एक पद है तो उनको वहाँ मिलेगी। ठीक है, ठीक। दूसरा जो ये था कि एमआरसी के अंतर्गत जो आप कह रहे थे कि नहीं हेरफेर किया गया या फिर जो घोटाला हुआ, वो घोटाला होने के पीछे ये है कि उत्तर प्रदेश आप तहकीकात करते करते जो पहुँचे, कहाँ तक पहुँचे थे? तहकीकात करते करते हम लोगों ने 69,000 की पूरी लिस्ट को सर्च आउट किया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग में 29 अप्रैल 2022 को हमने वहाँ पे मुकदमा 2020 में कर दिया था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग भारत सरकार दिल्ली में। वहाँ भी लगभग 1.5 साल सुनवाई चली। वहाँ पे 29 अप्रैल 2022 को हम वहाँ से मुकदमा जीत करके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग भारत सरकार ने मेरे पक्ष में ऑर्डर किया और ये कहा कि दलित और पिछड़ों की 19,947 सीटें जो हैं का घोटाला है, उसको स्टेट फिर से लिस्ट प्रिपेयर करे और इनको जो आरक्षण प्रदान है, उनको आरक्षण इनको संविधान में मिला, उसको देना चाहिए इनको। यहाँ पे आपको रोकेंगे एक चीज़ समझने का प्रयास करेंगे। जो 50% 69,000 में से 50% अनरिजर्व थी, 50% रिजर्व के अंतर्गत आई, ठीक है। तो ऐसे में लगभग अगर 50% यानी कि अगर हम बात करें यानी 35,000 में से 35,000 में 27% ओबीसी का तकरीबन आया, तो कैलकुलेशन के आधार पर लगभग ये मान लीजिए कि कितनी सीटें थी जो ओबीसी और एससी की अगर रिजर्वेशन के बाद? रिजर्वेशन के बाद में लगभग 27,000 ऐसे 18,000 कैंडिडेट ऐसे थे जिनकी काउंटिंग रिजर्व नहीं होकर के अनरिजर्व में होनी थी। उनको स्टेट ने अनरिजर्व में ना भेज करके रिजर्व में भेज दिया। जब उनको रिजर्व में भेज दिया तो उनका वो अनरिजर्व में कैसे जा रहे थे? वो अनरिजर्व में इसलिए ऐसे जा रहे थे जैसे उनके क्वालिटी पॉइंट मार्क अनरिजर्व के इक्वल था। जैसे कोई बॉर्डर लाइन बता देती कि 67.11 अनरिजर्व का कटाव ये भारत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग में बताई, तो 67.11 के बाद में जितना 67.11 नंबर पाने वाला प्रत्येक कैंडिडेट रिजर्व का, उसकी काउंटिंग अनरिजर्व में होगी, ना कि रिजर्व में होगी। मुझे लग रहा है यहाँ पे खेल कर दिया कि जो भी 67.11 से ऊपर के भी जो कैंडिडेट हैं उनको रिजर्व में कर, हाँ यस उनको रिजर्व में ला करके ट्रीट कर दिया। जब उनको ला करके रिजर्व में ट्रीट कर दिया तो जो 27% मिलना चाहिए था वो 27% हमको नहीं मिला, 21% जो एससी भाई को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला।
यानी कि जो मेरिट के हिसाब से, जिस हिसाब से रिजर्वेशन मिलना चाहिए, मेन मुद्दा वो ये है कि मेरिट के हिसाब से रिजर्वेशन नहीं मिला। बिल्कुल बिल्कुल। इसी संदर्भ में फिर जब भारत सरकार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का रिपोर्ट आई और वहाँ से हम जीते, ये मानी नहीं, तो हम लोगों ने इससे पहले ही मुकदमा कर दिया था इनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ। तो इसकी सुनवाइयाँ लगभग 2.5 साल चली, जिसका 8 दिसंबर 2022 का आर्डर रिजर्व है। उम्मीद करते हैं कि माननीय न्यायपालिका से कि वो हम शोषित, वंचित, पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ में न्याय करेंगे। जो संविधान में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने हमको अधिकार दिया है, उसको स्टेट मानेगी और उन अधिकारों को हमको दे करके हमारे समाज के दलित पिछड़े वर्ग से आने वाले मेधावियों का जो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपने मनसानुसार गला घोटा है, न्यायपालिका से उम्मीद है कि ये हम लोगों के साथ में न्याय करेगी और हम लोग पुनः प्राथमिक विद्यालय में जाकर के अपने देश प्रदेश की सेवा करेंगे। एक चीज़ और समझने का प्रयास करेंगे। एक आरोप ये लगता रहता है कि जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन तो आज़ादी के बाद शुरू किया गया था, पिछड़ा वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, उसको आगे लाने के लिए। अब जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं या फिर जो ऐसे लोग हैं, वो ये सवाल करते हैं कि अब रिजर्वेशन की ज़रूरत ही क्या है। देखिए, अगर रिजर्वेशन नहीं देना है तो प्रत्येक चीज़ों में हटाइए ना, सारी जगहों से हटाइए रिजर्वेशन। जैसे होता क्या कि AWS, तो अपने सामान्य को AWS में आरक्षण दे रहे हो और OBC SC को जो संविधान में आरक्षण प्राप्त है उसको खा रहे हो। चाहे वो अभी देख लीजिए, संविदा कर्मियों की भर्ती रही, आयुर्विज्ञान लोहिया संस्थान में डॉक्टरों की भर्ती हुई थी, 20 पद हुए थे, 20 पदों पर नियुक्ति होनी थी, एक भी दलित पिछड़े की नियुक्ति नहीं की गई है। क्यों नहीं की गई है? क्या खेल किया गया इसमें हुआ क्या कि 45 दिन की नियुक्तियों में संविधान में ये व्यवस्था है कि 45 दिन से अगर अधिक की नियुक्तियां हैं तो उनको निकाला नहीं जा सकता, उनको भी परमानेंट किया जाएगा और उनको भी संविधान में जो आरक्षण व्यवस्था प्राप्त है 50, 27, 21 की तरह देते हुए ही उनकी भी अपॉइंटमेंट की जाएगी। तो लोहिया संस्थान में जो संविदा पे वैकेंसियाँ निकली हैं, क्या 45 दिन से कम की हैं कि ज़्यादा की हैं? 1 वर्ष की थी, उसके बावजूद भी इसने जो है एक भी दलित और पिछड़े वर्ग से आने वाले डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं की, सभी सामान्य वर्ग के डॉक्टरों की नियुक्ति की है। ये आपको कब पता चला ये इस संबंध में? ये तो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से नहीं, आप लोग भी देख रहे होंगे, खबरें आ रही हैं, सूचनाएं मिल रही हैं। अभी जल्द ही हम लोगों ने इस पर भी एक आंदोलन करने के लिए रणनीति तय कर रहे हैं कि इस तरीके से कैसे कर सकते हैं आप, आपकी सरकार है तो मनमानी करेंगे क्या? इस पर भी आंदोलन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जो हमारा संविधान में राइट है मैं उसको लेकर के रहूँगा, चाहे वो शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे संविदा डॉक्टरों की नियुक्ति का मामला रहा हो, चाहे इरिगेशन का मामला रहा हो, जो भी नियुक्तियां ये सरकार कर रही है उस सभी में आरक्षण खा रही है और अपने लोगों को आरक्षण EWS के नाम पर दे करके उनको मुख्यधारा में ला रही है, दलितों पिछड़ों को मुख्यधारा से हटा रही है। अगर हम बात करें, आप आंदोलन की बात कह रहे हैं कि लोहिया में जो भर्ती हुई है इस पर भी हम आंदोलन करें। अभी जो 69,000 शिक्षक भर्ती का जो आप लोगों का आंदोलन है वो सफल नहीं हुआ, वैसे में दूसरे आंदोलन का लोड सर 69,000 के बारे में आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री को घर पहुंचा दिया हम लोगों ने। कैबिनेट मंत्री थे, बेसिक के थे, उनको हरा करके उनको सतीश द्विवेदी जी को हरा करके उनको घर भेज दिया है। तो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी हम युवाओं ने लाई है, हम युवाओं ने इनकी विदाई नहीं कर दिया, तब तक दम नहीं लेंगे। रही बात 6 जनवरी को स्टेट ने एक लिस्ट 6800 की जारी की थी, उस 6800 की लिस्ट पर हम लोगों ने स्टे करा दिया। आज तक सरकार पूरी शिद्दत और ताकत के साथ में प्राइवेट काउंसिल लगा करके भी नियुक्ति नहीं करा पाई। दावे के साथ आपके चैनल के माध्यम से बता दें, सरकार चाहे जितनी ताकत लगा ले, जब तक 27 और 21% आरक्षण नहीं ले लिया जाएगा तब तक इनको किसी भी दशा में आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। चाहे जितनी भी लड़ाई लड़ना हो लड़ ले, चाहे हाई कोर्ट लड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट लड़े, इनसे हम दलित और पिछड़े दो हाथ करने के लिए कमर कर चुके हैं। आपकी जो लड़ाई की बात है, ये भाजपा सरकार से या सरकार से? भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों से है, मनवादी सोच से है। क्योंकि जब संविधान में हमको अधिकार प्राप्त है तो आप कौन होते हो निकालने वाले, हटाने वाले? तो ऐसे में मनवादी सोच कैसे आ गई? मनवादी सोच ये है कि मनवादी लोग वो है कि जो मुख्य धारा में हम लोगों को आने नहीं देना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि ये गुलाम हो जाएं। आरक्षण इसीलिए दिया गया था कि इनको 27%, 21%, 2% आरक्षण दे करके इनको मुख्य धारा में लाया जाएगा, इनका सामाजिक प्रतिनिधित्व नौकरियों में बढ़ेगा। इसीलिए तो आरक्षण दिया गया था। इसलिए नहीं दिया गया था कि आरक्षण की आप मलाई काटिए, घर पे बैठिए। मुख्य धारा में लाने के लिए मतलब बराबरी मिल सके, इसीलिए तो आरक्षण दिया गया है।
अब जब नहीं ये दे रहे तो जाहिर सी बात है, इस संदर्भ में हम लोग हाई कोर्ट के शरण में हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ माननीय न्यायपालिका से उम्मीद है कि न्याय होगा। अगर न्याय नहीं होता है तो उसके लिए भी हम लोगों के पास विकल्प हैं, हम लोग आगे भी चैलेंज करेंगे। आज की डेट में कितने ऐसे, जो आपके संगठन में कितने ऐसे सदस्य हैं जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं? आपके चैनल के माध्यम से बता दें, उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, ब्लॉक अध्यक्ष जी हैं। जिस दिन हम लोग चाहते हैं उस दिन 4-10 हज़ार लोग इको गार्डन को घेर लेते हैं। पूरी ताकत के साथ में हम लोग लड़ रहे हैं, किसी भी तरह से हम लोग कमज़ोर नहीं हैं। अगर कमज़ोर होते तो ये 6800 की लिस्ट जारी करके ये रातों रात नियुक्तियां दे दे होती। इनकी ही 6800 की नियुक्ति को हम लोगों ने होने नहीं दिया, उसको स्टे करा दिया। वो जो 6800 की लिस्ट थी वो भी क्या ओबीसी एससी की थी? हाँ, ये आपका ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। जब हम लोगों ने आरोप लगाया कि 19,000 अप्रॉक्स घोटाला है, तो सरकार ने एक काउंटर एफिडेविट हाई कोर्ट में फाइल किया और कहा कि भर्ती नीट एंड क्लीन है, ट्रांसपेरेंसी है, किसी भी तरह का कोई घोटाला नहीं है, भर्ती शीशे की तरह साफ है। हम लोग कहते रहे कि नहीं 20,000 का घोटाला है, लेकिन नहीं माने। तो काफ़ी सुनवाइयों के बाद में सरकार ने कहा कि हाँ, कुछ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का नुकसान हुआ है। तो ये हुआ कि हम एनआईसी से लिस्ट को फिर से रिप्रिपेयर कर रहे हैं, जो नुकसान हुआ उसकी हम भरपाई करेंगे। हम लोगों ने कहा कर लीजिए। करने के बाद में ये 6800 की एक लिस्ट जारी कर दी, कहा कि इतने का ही घोटाला है। तो मैंने कहा अगर मात्र इतने का ही घोटाला है तो 6800 जो गलत लोग हैं उनको पहले बाहर करिए, और जो 6800 सही लोग हैं इनको अंदर करने के बाद में एक सही से 69,000 की लिस्ट, जो प्रिंसिपल रूल ले डाउन करते हुए बेसिक एजुकेशन एक्ट 1981, बेसिक यूपी रिजर्वेशन एक्ट 1994 का एक्ट को पालन करते हुए एक नई लिस्ट जारी की जाए, जिसमें क्वालिटी पॉइंट सारे बच्चों का शो हो। उससे कंफर्म हो जाएगा कि घोटाला मात्रा। ये 6800 की जो लिस्ट जारी की सरकार ने, इसके पीछे की मंशा क्या लगती है आपको? मंशा ये थी कि विधानसभा का चुनाव था, ओबीसी और एससी को साधना था, इनको मूर्ख बनाना था। जिस प्रकार से 5 किलो राशन दे करके लोगों के वोटों को लूट रहे हैं, उधर 200 रुपये के लीटर सरसों का तेल कर दिया है, और इधर 5 किलो राशन दे करके इनके वोट को ले रहे हैं, दलित पिछड़ों को मूर्ख बना रहे हैं। क्या कहीं ऐसा तो नहीं था कि 6800 की वैकेंसी यानी फुलफिल करने के बाद वो फूट डालो और राजनीति करो वाली बात? हाँ, तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता था। अब ये तो उनकी मंशा या उन पर ही निर्भर करता है कि वो क्या सोच के। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर था, ये हम लोग इको गार्डन में बैठे थे, हमारे धरने को ख़त्म कराना था और ये संदेश देना था कि जो है एससी और ओबीसी का आरक्षण का नुकसान हुआ है उसकी हम भरपाई कर रहे हैं, और ये कहकर के हमारे धरने को ख़त्म करवाया था। और उसी के अगले दिन से आचार संहिता लग गई थी, तो पुलिस प्रशासन ने हम लोगों को ज़बरदस्ती वहाँ से हटा दिया। अन्यथा की स्थिति में हम 208 दिनों से इको गार्डन की धरती पर बैठे रहे, और सरकार आश्वासन के बाद अभी क्या हल निकला? सरकार की तरफ से कोई भी हल नहीं निकला है। अब हमको जो न्याय की उम्मीद है माननीय न्यायालय के सिवा और कहीं से है नहीं। अगर न्यायपालिका भी आप लोगों को नहीं सही से न्याय मिल पाता तब क्या करेंगे? देखिएगा कि उम्मीद तो ऐसी नहीं है। अगर मान लीजिएगा कि नहीं भी करती है तो लोगों का न्यायपालिका से विश्वास उठ जाएगा, और न्यायपालिका फिर जाना बंद कर देंगे। जहां लोग जाना बंद कर देंगे उसके अस्तित्व खत्म हो जाएंगे स्वतः। आप सुन रहे थे सुशील कश्यप जी को, जो एमआरसी के संगठन के अध्यक्ष हैं। उनका ये साफ मानना है कि अगर ये न्यायपालिका से न्याय नहीं मिलेगा तो जो न्यायिक अस्मिता है वो कहीं ना कहीं तार होगी, और लोगों का जो भरोसा है वो टूट जाएगा। कैमरा पर्सन आंसू के साथ शिवसैनी, मिरर पोस्ट, लखनऊ।